Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss two topics, uses of enzymes and the factors affecting the rate of enzyme action. First of all, uses of enzymes. Uses of enzymes में बेटे हमने बात की थी enzymes के हवाले से कि enzymes are the catalysts and they speed up the chemical reactions. वो केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं. तो इसमें दैट्स वाई दोज एंजाइम्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस. फास्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स को इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले बेटे फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री में दोज एंजाइम्स आर यूज्ड विच ब्रेक द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स and then those are used for making the breads and buns in the industry. तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर ब्रेड्स और बन्स बनाने के लिए फूड इंडस्ट्री में those enzymes are used which break the starch into simple sugars. उसके बाद आता है बेटे ब्रूइंग इंडस्ट्री. This is the industry in which enzymes are used for the breakdown of starch and proteins. जब उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, एंजाइम्स का एक्शन हो जाता है, देन द प्रोडक्ट्स आर टेकन अप बाय द यीस्ट. यीस्ट उनको फिर हासिल कर लेते हैं और देन दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. यीस्ट जो होते हैं ना, यीस्ट होते हैं बेटे यूनिसेलुलर फंगस होते हैं. वो फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं एंड अल्टीमेटली अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड. तो इसमें ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर those enzymes are used which break the starch and proteins. तो in this way brewing industry के अंदर भी enzymes का इस्तेमाल होता है. उसके बाद है बेटे पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में those enzymes are used which break the starch to lower the viscosity of the starch. स्टार्च की विस्कोसिटी को लोअर करने के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड देन आफ्टर लोअरिंग डाउन ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द स्टार्च द पेपर्स आर फॉर्म्ड इन द पेपर इंडस्ट्री. नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. Biological detergents, these enzymes are also used as biological detergents. तो ये जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर नीट एंड क्लीन वॉशिंग. इसमें बेटे जो प्रोटीएज एंजाइम होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रोटीन स्टेन्स ऑन द क्लॉथ्स. कोई गोश्त वगैरह के धब्बे वगैरह लग जाते हैं प्रोटीन के या एग वगैरह के, तो उनको साफ़ करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है. एंड अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग द फॉर वॉशिंग द डिशेस, फॉर रिमूविंग द स्टार्च रेजिस्टेंट रेजिड्यूज. स्टार्च रेजिस्टेंट रेजिड्यूज. स्टार्च रेजिस्टेंट रेजिड्यूज होते हैं बेटे स्टार्च के मज़ाहिम रसूब. ये जो चिपक जाते हैं डिशेस के ऊपर, उनको उतारने के लिए फिर ये अमाइलेज एंजाइम इस्तेमाल होता है. सो फॉर क्लीन वॉशिंग ऑफ डिशेस and cloths, enzymes are also used as a biological detergents. ओके, ये तो हमने बेटे बताया है यूजेस ऑफ एंजाइम्स के हवाले से. उसके बाद हम बात करते हैं बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. इसमें बेटे
फैक्टर्स की हम अब बात करेंगे सिर्फ। तो फैक्टर्स के हवाले से हम बात सबसे पहले ये कहते हैं बेटे कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी सेंसिटिव। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर द इन्वायरमेंट इन विच दे वर्क। जिस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं उससे वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई भी चेंज अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए देन दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो एनी फैक्टर दैट चेंजेस द शेप और कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम, कोई भी फैक्टर जो उसकी शेप को या कंपोजिशन को इफ़ेक्ट करे, ख़राब कर दे, ख़त्म कर दे, देन द एंजाइम्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली, दे विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। तो फिर वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते, तो उनकी एक्टिविटी मुतासिर होती है अगर कोई भी फैक्टर एंजाइम्स की शेप को या उसकी कंपोजिशन को वो ख़राब करता है, कोई चेंज कर देता है, शेप या कंपोजिशन को चेंज कर दे कोई भी फैक्टर, देन दे विल नॉट वर्क एक्टिवली, देयर एक्टिविटी इज़ देन चेंज। उनकी एक्टिविटी भी फिर चेंज हो जाती है। इसमें सबसे पहले बेटे अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स में पहले हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, इसका जो ग्राफ बनता है इसमें इस साइड पर आपने एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट लिखना है हर दफ़ा। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट ऊपर की तरफ ये जा रहा है और इधर ये टेम्परेचर। अब ये इसका जो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी, ये बेटे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 60। अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। अब बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the rate of enzyme catalyzed reaction is also increased। एंजाइम्स का रिएक्शन करवाने का रेट भी बढ़ जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से। अब बट ओनली टू अ पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट तक। एंड एवरी एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट at a specific temperature that is called the optimum temperature for that enzyme। उस एंजाइम का वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो एंजाइम किसी ख़ास टेम्परेचर पर मैक्सिमम रेट से काम कर रहा होता है। तो इसमें ये यहाँ से अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो ये एंजाइम रिएक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। एंजाइम गेन्स द एनर्जी, यहाँ पे एंजाइम गेन्स एनर्जी हासिल कर रहा है और गेन्स एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को वो हासिल कर रहा है। यहाँ पर जब वो मैक्सिमम स्पीड से काम करता है एक ख़ास टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाते हैं।
अब हम बात ये करें बेटे कि एवरी एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम. Human enzymes work efficiently. They work at their maximum rate at 37 degree centigrade. So 37 degree centigrade is the optimum temperature of human enzyme. अब बेटे जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, जब when the temperature rises, then what happens? The activation energy is increased. एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर द एंजाइम फॉर द रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड. काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. जब टेम्परेचर बढ़ता है एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड द रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड और रिएक्शन तेज़ हो जाते हैं. बट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव द, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो बढ़ता जाता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाईएस्ट रेट से केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है. बट व्हेन द टेम्परेचर इज राइजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब इससे ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया हुआ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड के साथ मैक्सिमम रेट से ये रिएक्शन हो रहे हैं. बट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर से, देन द एटम्स ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल दे वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं. एटम्स जो होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के, दे वाइब्रेट एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स इज लॉस्ट. और एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो ख़त्म हो जाता है. जब स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, हमने शुरू में बताया कि अगर शेप भी ख़त्म हो जाती है, शेप चेंज हो जाए एंजाइम की, तो वो प्रॉपरली अपने एक्टिविटी नहीं करते. तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज चेंज, देन दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम. डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की वो डीनेचरेशन कहलाता है. अब जब ये सूरत हाल होती है, देन द एंजाइम्स विल नॉट वर्क प्रॉपरली एंड द रिएक्शन रेट्स दे डिक्रीज और इवन दैट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली. तो ये तो हमने टेम्परेचर के हवाले से बेटे बात की है. उसके बाद सेकंड फैक्टर में, एक तो टेम्परेचर हो गया, सेकंड फैक्टर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बेटे, व्हेन एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हों, देन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से के बढ़ाने से द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज. ये मैंने बताया था कि इधर हमने एनर्जी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रेट लिखना है. इधर ये हर एक के अंदर ये लिखेंगे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रेट. और इधर अब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ये इसका ग्राफ कोई ऐसे बेटे बनता है. इसमें हम बात ये कर रहे हैं बेटे कि व्हेन एंजाइम्स आर अवेलेबल इन द रिएक्शन, एंजाइम्स दिए हुए हैं रिएक्शन के अंदर, देन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से द रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड. शुरू में तो वो रिएक्शन तेज़ होना शुरू हो जाते हैं. ये एंजाइम रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है. तो एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर एक्सेलरेटेड एंड व्हेन the enzymes, the
एंजाइम्स आर केप्ट कांस्टेंट इन द रिएक्शन, एंजाइम हमने जो डाले थे वही अगर कांस्टेंट रखे जाएं, देन बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अ पॉइंट विल कम कि फिर हम मज़ीद उसके अंदर अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम्स उसके अंदर कांस्टेंट हैं, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एक पॉइंट वो आ जाता है कि व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, all the active sites of the enzymes, available enzymes, the constant number of enzymes, उनके जो एक्टिव साइट्स होती हैं they are filled up, they are occupied, वो सारी फिल हो जाती हैं क्योंकि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से ये एक्टिव साइट्स, यहाँ पे एक्टिव साइट्स आर नॉट ऑक्युपाइड, एक्टिव साइट्स नॉट ऑक्युपाइड, नॉट ऑक्युपाइड या फील्ड कह सकते हैं। यहाँ तक तो एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई नहीं हुई थी, बट हेयर यहाँ तक ये फिर ऑल एक्टिव साइट्स आर, ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड, ये तमाम एक्टिव साइट्स यहाँ पे ऑक्युपाई हो जाती हैं। जब तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाती हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन विल प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ से फिर वो रिएक्शन जब सारी एक्टिव साइट फिल हो गई, देन दैट रिएक्शन विल प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट। तो दिस सिचुएशन इज when all the active sites are occupied, that is called saturation of active sites, saturation of active sites भी कह देते हैं इसको कि तमाम एक्टिव साइट फिल हो जाना, saturation of active sites, या यहाँ पे मैंने लिखा था कि all active sites are occupied। तो इस तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से शुरू में तो वो रिएक्शन तेज़ होता है, लेकिन व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड देन द रिएक्शन विल प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट वन इज पीएच, नंबर 3 पीएच। पीएच में बेटे ऑल एंजाइम्स दे वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, एक ख़ास रेंज पे, एक ख़ास पीएच वैल्यू पर एंजाइम्स दे वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट, एक ख़ास पीएच पे वो मैक्सिमम रेट से काम करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। इसका भी इसी तरह से अगर हम ये ग्राफ टाइप शो करते हैं तो इसमें पीएच और ये एंजाइम कैटलाइज, ये मैं बार बार बता रहा हूँ बेटे कि ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट, ये भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट, और इधर भी आपने एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रेट। तो इसमें ये ऑप्टिमम पीएच, हमने अभी ऑप्टिमम पीएच की बात की बेटे कि ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो इसमें इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन पीएच दैट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स और ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स कम्प्लीटली, कोई भी थोड़ा सा भी चेंज अगर आ जाए that reduces the activity of the enzymes, or every enzyme has its specific optimum pH, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है कि जिस पर वो मैक्सिमम रेट से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक पेप्सिन एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर, स्टोमिक के अंदर काम करता है, दैट वर्क्स एट लो पीएच, एट इन एसिडिक मीडियम, लो पीएच होता है एसिडिक मीडियम, तो वो लो पीएच पे ही काम कर सकता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम दैट वर्क्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
that works efficiently at high pH in alkaline medium. अल्कलाइन मीडियम में वो काम करते हैं। तो ये pH वैल्यू, उसकी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि pH, एक स्पेसिफिक pH पे मैक्सिमम रेट से एंजाइम्स काम करते हैं, और अगर ये pH वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर असल में होता क्या है कि व्हेन द pH इज चेंज देन द अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, जहाँ से उसने रिएक्शन करना होता है, वहाँ पे अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, दे आर आयोनाइज्ड, और जब वो आयोनाइज हो जाते हैं देन द कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम इज चेंज एंड दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली. Okay, this is all about the topic. I hope you got it. Okay, thank you very much.